सेक्शन 7F टाइटल है टैक्स ऑन बिल्डर एंड डेवलपर। सो बेसिकली टाइटल से क्लियर हो रहा है कि जो टैक्स है ये बिल्डर और डेवलपर दोनों पर लगेगा। सेक्शन 7F का अब किस रेट के हिसाब से लगेगा ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम लोग इस सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टोटल 4 सब सेक्शन है सेक्शन 7F के, और इन 4 सब सेक्शन में तकरीबन 5 to 6 सब्जेक्ट को ही डिस्कस किया गया है। सो तरीकाकार वही है कि जस्ट टू द पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है। बेयर एक्ट से एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करना क्योंकि टाइम कम है और पूरा बेयर एक्ट जो है वो कंप्लीट करना है। सो टोटल 4 सबसेक्शन हैं और 5 टू 6 सब्जेक्ट इसमें कवर हुए हैं। लाइक नंबर 1 इसमें ये डिस्कस किया गया है कि सेक्शन 7F का टैक्स जो है वो किन लोगों पर लगेगा। एंड सेकंड सब्जेक्ट जो इसमें डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट ऑफ टैक्स क्या है, मतलब किस चीज़ पर 7F का टैक्स लगेगा जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट पर लगता है। तो थर्डली आपको यही पता होना चाहिए कि टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। एंड नंबर 4 पे इस सेक्शन में ये कवर किया गया है कि किस रेट के हिसाब से जो 7F का टैक्स है वो टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगता है बिल्डर और डेवलपर के। एंड लास्टली इसमें ये डिस्कस किया गया है कि कौन सी इनकम पर जो है वो 7F का टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं होता या किन प्रोजेक्ट्स पर नहीं अप्लाई होता। और लास्ट में एक क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये 5 सब्जेक्ट मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लूँ, फिर जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी क्योंकि वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक टैक्स कंसल्टेंट में अगर वो एक जिसका सबसेक्शन 3 जो है ना उसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वो प्रैक्टिस के हवाले से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आपका क्लाइंट आपके पास रिलीफ लेने आए, तो अगर आपने वो पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि आप उसे रिलीफ किस तरह देना है, क्योंकि प्रैक्टिस में सारा काम है ही रिलीफ का। तो जैसे कि एक प्रोवर्ब है कि अ गुड लॉयर नो द लॉ बट अ बेस्ट लॉयर नो द एक्सेप्शन। सो अगर आपको एक्सेप्शंस का पता हो कि मुझे किस तरह अपने क्लाइंट को रिलीफ देना है, मतलब अगर आपने आंखें खोल के बेयर एक्ट को पढ़ा हो ध्यान से, तभी आप रिलीफ दे सकते हो। क्योंकि लॉ तो तमाम लॉयर जो है वो पढ़ लेते हैं, कानून पढ़ना तो हमें डिग्री के दौरान आ जाता है। मेन चीज़ यही है कि उसमें से जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ना, जो एक्सेप्शनल क्लाउजेज होते हैं, उनको आपने याद करना है। अगर हो सके तो अपनी एक डायरी बना लें जिसके अंदर जो है वो इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको जब भी कोई आप बेयर एक्ट पढ़ें और उसमें कोई टेक्निकल पॉइंट आपके पास आए, तो वो टेक्निकल पॉइंट के लिहाज से जो है वो अपनी कॉपी आप बना लें, एक रजिस्टर बना लें और उसमें वो लिखा करें। नहीं तो जो है उसको बेयर एक्ट पे जो है उस चीज़ को हाइलाइटर से जो है वो हाइलाइट कर लिया करें कि ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है इस सेक्शन में, ताकि जब भी आप बुक खोलें तो आपकी मेन फोकस उस पर ही जाए। नहीं तो अगर आपने पढ़ा भी होगा ना ध्यान से और अगर आप ये ऐसी प्रैक्टिस नहीं भी करते, तब भी वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी। ख़ैर अलबत्ता ड्रैग नहीं करते सिचुएशन, इसकी तरफ चलते हैं। सो सबसे पहला सब्जेक्ट इसमें ये कवर किया गया है कि जो सेक्शन 7F का टैक्स है, ये किन पर लगता है। तो ये 7F का टैक्स जो है वो बिल्डर और डेवलपर पर लगता है। और बिल्डर और डेवलपर पर लगेगा, जिसको इन्होंने इस तरह बताया हुआ है कि वो लोग जो कि जिनका काम क्या है कि वो कमर्शियल या रेज़िडेंशियल या किसी भी और नेचर की बिल्डिंग को बिल्डअप करके, कंस्ट्रक्ट करके, सेल करके जो उससे टैक्सेबल प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, उन पर ये लगता है, यानी कि बिल्डर पर, क्योंकि बिल्डिंग का काम करने का काम किसका है? बिल्डर का। इसी तरह वो लोग जो कि कमर्शियल या रेज़िडेंशियल या किसी और नेचर की प्लॉट को डेवलप करके उसको सेल करके जो टैक्सेबल प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, या फिर क्लाउज़ सी में बताया हुआ है कि जो क्लाउज़ ए और बी यानी दोनों तरह की जो एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। तो बेसिकली काम जो है वो बिल्डर और डेवलपर ही करते हैं। मतलब बिल्डिंग को बनाकर बेच के जो लोग मुनाफ़ा कमा रहे हैं, इसी तरह उनको डेवलप करके जो बेच के जो लोग मुनाफ़ा कमा रहे हैं, या दोनों एक्टिविटीज़ को करके जो बेच कर मुनाफ़ा कमा रहे हैं, उन लोगों के जो टैक्सेबल प्रॉफ़िट पे जो है वो 7F का टैक्स लगता है। तो बेसिकली बिल्डर और डेवलपर पे ये टैक्स लगता है। अब लगेगा किस चीज़ पे? उनके टैक्सेबल प्रॉफ़िट पे लगेगा। सो टैक्सेबल प्रॉफ़िट में क्या चीज़ आ जाती है? सो सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि टैक्सेबल प्रॉफ़िट में क्या चीज़ आती है। तो उसके लिए इसको मैं यहाँ से ही रीड कर लेती हूँ। कहते हैं टैक्सेबल फॉर द पर्पज़ टैक्सेबल प्रॉफिट शैल बी द 10% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी स्पेंड। मतलब क्लास ए सबसेक्शन 1 में जो आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की, मतलब बेसिकली वो ये है कि आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की और सेल आउट की। उससे जो आपको पैसे हासिल हुए टोटल अमाउंट, उसका 10% जो है वो आपका उस केस में टैक्सेबल प्रॉफिट कहलाएगा, मतलब बिल्डर के केस में। और क्लास बी में ये बताया गया है कि सबसेक्शन 1 के क्लास बी के केस में, मतलब जो जो डेवलपर ने कोई बिल्डिंग जो है वो डेवलप की और उसके बाद उसने उसको सेल कर दिया और उससे जो उसे पैसे हासिल हुए, ग्रॉस रिसिप्ट हासिल हुई, उसका 15% जो है वो ग्रॉस रिसिप्ट कहलाता है।
सॉरी जो है वो टैक्सेबल प्रॉफ़िट कहलाता है। सो डेवलपर के केस में जो उसे टोटल अमाउंट हासिल होती है उसका जो 15% है वो टैक्सेबल प्रॉफ़िट कहलाता है। और क्लाउज़ सी वाले में मैटर में बताया हुआ है कि अगर आप ये दोनों तरह की एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करते हो, लाइक बिल्डिंग डेवलप करके बेच रहे हो या फिर बिल्डिंग को जो है वो कंस्ट्रक्ट करके सेल आउट कर रहे हो, और उन दोनों से जो आपको इन दोनों एक्टिविटीज़ को करके जो जो आपको टोटल पैसे मिलते हैं, उन टोटल पैसों का जो 12% है वो आपका टैक्सेबल प्रॉफ़िट कहलाता है। सो ये टैक्सेबल प्रॉफ़िट पे बेसिकली टैक्स लगना है, लेकिन किस रेट के हिसाब से लगेगा, तो रेट बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीज़न 1 और 2 के अंदर। सो बेसिकली अ, इसको जो है वो एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो है वो टैक्स किन चीज़ों पर नहीं लगता, 7F का टैक्स किन चीज़ों पर नहीं लगता। सो 7F का टैक्स जो है वो एक्सप्लेनेशन में आपको शो हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट्स क्लेरिफाई दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल ओनली अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम अकरिंग फ्रॉम ग्रॉस रिसीव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू इनकम और इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स और अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। सो बेसिकली यहाँ पर ये क्लियर कट बता दिया गया है कि जब आप सबसेक्शन 1 वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना, मतलब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके उसको सेल आउट करके पैसे कमा रहे हो, या कोई बिल्डिंग डेवलप करके उसको सेल आउट करके पैसे कमा रहे हो, उससे जो आपको पैसे हासिल होते हैं, उसी इनकम के ऊपर जो है सेक्शन 7F का टैक्स लगता है। इसके अलावा किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से जो आपको दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से आपको कोई पैसे वगैरह आ रहे हैं, उस पर 7F का टैक्स नहीं लगता। और इसके अलावा एक इसकी और एक्सेप्शन है जिस पर 7F का टैक्स नहीं लगता, तो वो जो है वो सबसेक्शन 4 में बताई गई है कि द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ बिल्डर और अ डेवलपर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली और बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड हू इज engaged in activities for the benefits of employees or otherwise including activities for the planning and development of and for providing regulating housing and salary facilities in a specified notified area। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर कोई का पार्लियामेंट का कानून, कोई सूबाई असम्बली का कानून या कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उसके वो कानून पास हुआ है और उसके मुताबिक जो है ये कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई गई, या फिर जो है वो एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए इन्हीं पास किए कानून के तहत जो एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए कोई जो है वो बिल्डिंग बनाई गई किसी स्पेसिफिक एरिया में, या कोई डेवलप की गई किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो उन बिल्डिंग और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी 7F का टैक्स नहीं लगता। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है जैसे कि डीएच या फिर कोई आर्मी के लिए आप देख लो कि कोई कानून बना है जिसमें उन्होंने कहा कि ये कोई आर्मी सोसाइटी एक्ट है। फ़र्ज़ कर लें कि कोई आर्मी सोसाइटी एक्ट है जिसमें उन्होंने कानून पास करवाया, क्योंकि आर्मी वालों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है ना हमारे इस रैंक के जो कैडेट होंगे ना उनके लिए इसके तहत घर बनाए जाएँगे, और अब जो इनको ठेका मिलेगा बिल्डर डेवलपर को इस कॉन्ट्रैक्ट का जब वो करेंगे, तो अब इस सिचुएशन में उनके वेलफेयर के लिए है, इन बंदों के वेलफेयर के लिए है, और ये कायदा पब्लिक कैपेसिटी में एक मुल्क कानून जो पार्लियामेंट की तरफ से पास किया हुआ है, उसके अंडर रेंज में रहते हुए ये काम कर रहे हैं। तो अब इससे जो इनको मुनाफ़ा आएगा, वो मुनाफ़ा जो है वो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स होगा, उस पर 7F का टैक्स नहीं लगेगा। जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं जैसे कि बहरिया टाउन है, अब वो प्राइवेट कैपेसिटी में बना हुआ है, क्योंकि बहरिया टाउन में भी बेसिकली आर्मी के लोग ही रहते हैं ज़्यादातर ना। तो लेकिन वहाँ पर ये है कि वो किसी जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से कोई कानून साज़ी कोई हुई है कि उस और उसके तहत इख्तियार दिया गया है कि ये इनके लिए स्पेसिफ़िक घर बनाने हैं, ये उस रेंज में नहीं है। वो प्राइवेट कैपेसिटी में बनाया गया एक इलाका है, जहाँ पर रहते ज़्यादातर फ़ौज के लोग ही हैं। तो वहाँ पर जो है वो बेसिकली वो प्राइवेट कैपेसिटी में बनाया हुआ है, तो वहाँ पर तो 7F का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर बाकायदा पब्लिक कैपेसिटी में किसी कोई पार्लियामेंट का कानून या कोई सूबाई असेंबली का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का कानून आ जाता है कि भई इन लोगों के लिए आपने इनके वेलफेयर के लिए किसी स्पेसिफिक एरिया में ये काम करना है, मतलब बिल्डिंग डेवलप करनी है या कंस्ट्रक्ट करनी है, तो अब जो ठेका लिया हुआ है बिल्डर डेवलपर ने और उसके तहत वो काम कर रहे हैं, तो वो जो अब उनसे जो उनको जो आएगा ना प्रॉफिट, वो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स होगा और उसके ऊपर उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ना। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपके साथ एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लूँ, फिर मैं आती हूँ इसके लास्ट सबसेक्शन 3 के ऊपर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम बेयर एक्ट से भी रीड करेंगे और एग्ज़ाम्पल के साथ भी समझाएँगे और कॉन्सेप्ट भी इसका डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर बेशक आप इम्पोर्टेंट लिख लें और अपनी बेयर एक्ट पे से हाइलाइट कर लें। अब जो है वो पहले हम लोग इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझ लें कि जैसे कि मैंने कहा कि जो ये 7F का टैक्स है, ये बिल्डर और डेवलपर पर लगेगा। उन्हें जो ये बिल्डिंग डेवलप करके या कंस्ट्रक्ट करके सेल आउट करके जो पैसे हासिल हुए हैं, उस ग्रॉस रिसिप्ट के टैक्सेबल प्रॉफ़िट पे, और टैक्सेबल प्रॉफ़िट के लिए जो है वो फ़ॉर्मूला अलग-अलग बताया गया है। सो हम लोग इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं और रेट भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। सो सबसे पहले तो आप चार्ट देखें।
बात ये है कि उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 का डिवीज़न 1 और 2 ना, तो वहाँ पर ये जो नॉर्मल टैक्स रेट की स्लैब है ना, वो यहाँ पर लगी हुई है। लाइक ये आप इंडिविजुअल और एओपी के लिए देख सकते हैं, ये आपको शो हो रही है और कंपनीज़ के लिए ये रेट है। तो अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मिसाल के तौर पर एक जो है वो मिस्टर यूसुफ हैं, वो डेवलपर हैं और उन्होंने जो है एक बिल्डिंग जो है वो डेवलप की और सोसाइटी डेवलप की और उस सोसाइटी को डेवलप करने के बाद जो है उन्हें 1 करोड़ का जो है वो प्रॉफ़िट 1 करोड़ की ग्रॉस रिसिप्ट हासिल हुई। अब उनके केस पे जो है वो इस टोटल रिसिप्ट के ऊपर तो टैक्स नहीं लगना, टैक्स तो लगना है उसकी अकाउंटिंग प्रॉफ़िट पे और डेवलपर के लिए अकाउंटिंग प्रॉफ़िट निकालने के लिए क्या फ़ॉर्मूला दिया गया था कि ग्रॉस रिसिप्ट का 15%। सो 1 करोड़ का 15% अब हम निकालेंगे। 1 करोड़ का 15% निकालें। 1 करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, करोड़ हो गया। अब 15% निकालना है। 15 लाख जो है आपका अकाउंटिंग प्रॉफ़िट है। अब इस 15 लाख के ऊपर जो है वो आपने रेलेवेंट रेट अप्लाई करना है। अब रेलेवेंट रेट जब आपने अप्लाई करना है तो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 का डिवीज़न 1 एंड 2 है। अब चूँकि ये इंडिविजुअल है, तो मैंने यहाँ से जो है वो रेट देखना है। अगर तो ये कंपनी होती एबीसी, तो वहाँ पर जो है 29% आपको शो हो रहा है। अगर ये स्मॉल कंपनी होती तो 20%। तो अब सारी बात यहाँ पर ये है कि ये तो जो है वो इंडिविजुअल है अंकल ना, तो अब इनके लिए अब हमें क्या करना है, इनके लिए कितना हमारा प्रॉफ़िट आया था? प्रॉफ़िट आया था आपका 15 लाख ना। तो अब इस 15 लाख पर आप देख लें कि 12 से 16 लाख के दरमियान जो है वो क्या स्लैब जा रही है आपकी 90,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, यानी कि मुझे 90,000 जमा 20% ऑफ द 3 लाख करना है, क्योंकि 15 लाख है, मेरी 12 लाख से ऊपर अमाउंट कितनी आ रही है 3 लाख, मुझे 3 लाख का 20% निकालना है और फिर उसमें 90,000 ऐड कर देने हैं। 1 लाख में सूरत 5 सिफर होते हैं, कितना निकालना था 20%। हाँ जी, 20% निकालना है, 60,000 आ गया जमा 90,000, 1.5 लाख बन गया आपका। पता चल रहा है लेकिन कोई नहीं, कर लेते हैं। 1.5 लाख का टैक्स इन्होंने देना है। आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ गया होगा कि आपने टैक्स किस तरह कैलकुलेट करना है। अब एक के साथ मैंने एग्ज़ाम्पल आपको समझा दी है, तो बाकी तो आप खुद से ही कर ही लोगे। मतलब बाकी एग्ज़ाम्पल आप खुद कर लोगे। मेन मकसद समझाना था। अब हम चलते हैं इसकी जो है सबसेक्शन 3 पर, जो कि मैंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तरह से देखा जाए तो कोर है इसकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसेक्शन 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह? क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिकली ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि अगर जो है वो आपकी टैक्सेबल प्रॉफ़िट जो है ना आपके पास जितना है, वही बेसिकली वो कहते हैं कि इस बिल्डर और डेवलपर का जो टैक्सेबल प्रॉफ़िट है ना, वही उसकी इनकम है। और जब आपकी इनकम जितनी होती है, अब आप उतना ही खर्चा कर सकते हो, क्योंकि लाइक जिस तरह हम लोग रिटर्न जमा करवाते हैं और रिटर्न सबमिट करते हुए जितनी हम अपने क्लाइंट की इनकम डिक्लेयर कर रहे थे टैक्स पेयर की, उतना ही हम उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो हमारा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट प्लस में आ जाता है, क्योंकि वो कह देते हैं कि अगर आपके पास इतने पैसे ही नहीं थे तो आपने इतना खर्चा कहाँ से कर लिया। इसका मतलब ये कि ये जो आपकी इनकम है ये अनएक्सप्लेन्ड है और उस पर वो फौरी तौर पर फिर 111 का आपको पेनल्टी लगाने के लिए एफपीआर दौड़ती-दौड़ती भी आती है। तो यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन है कि यहाँ पर जो बिल्डर और डेवलपर का जितना टैक्सेबल प्रॉफ़िट है वही उसकी इनकम होती है, और अगर तो उसके पास उसके खर्चे उससे ज़्यादा निकल आते हैं उसकी टैक्सेबल प्रॉफ़िट से, तो अब वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम की कैटेगरी में आ जाती है, वो उसका टैक्स क्रेडिट भी उसे अलाउ नहीं होता और एफपीआर उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है अब हम आप पर 111 की कार्रवाई करने लगे हैं, और उसको जुर्माना डालने की तरफ आ जाती है कि आपकी ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम बताएँ कि ये खर्चा आपने कहाँ से कर लिया, इतना तो आपके पास प्रॉफ़िट नहीं था।
तो ये उस पर जो है वो बार लगा दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर उसके पास रिलीफ़ है। लेट्स सपोज़ अगर आपका कोई क्लाइंट आ गया आपके पास कि इसी तरह है, वो कहता है मैं तो बिल्डर और डेवलपर हूँ, और वो कहता है कि मेरी जो टैक्सेबल प्रॉफ़िट है, फ़र्ज़ कर लें उसका 10 करोड़ है, लेकिन उसके पास जो है वो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी है, जहाँ पर 2 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी है, एक में 10 करोड़ की है और एक में 5 करोड़ कर दी है। अब 10 करोड़ की तो सैटिस्फ़ाई हो रही है कि 10 करोड़ उसके पास है, पर वो 5 करोड़ उसके पास नहीं है, वो अब आप किस तरह सैटिस्फ़ाई करोगे? अब आप वो पैसे कहाँ से लेकर आओगे? तो वैसे तो रिटर्न के अंदर उसको बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको ये वाला ट्रिक ना आती हो, तो आप लोन की सूरत में भी कर सकते हो, वेरियस क्रेडिटर के थ्रू भी। ख़ैर वो अदर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पर जो इस सेक्शन में रिलीफ़ दिया गया है ना, वो ये दिया गया है कि इसकी प्रोविज़ो में बताया गया है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस कर लूँ, तो फिर उसके बाद मैं उसको बेयर एक्ट से भी रीड करती हूँ। तो यहाँ पर इसका रिलीफ़ आपके पास दिलाने का अपने क्लाइंट को ये है कि अब आप उसकी ये जो 7F की इनकम है ना, ये बेसिकली फाइनल टैक्स रेज़ीम में जा रही है। अब आप उसे एफटीआर में डिक्लेयर नहीं करते, अब आप इसकी इनकम को नॉर्मल टैक्स रेज़ीम में सेक्शन 9 के तहत डिक्लेयर करोगे। मतलब लाइक अब आप इसे बिल्डर और डेवलपर तो डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन इसको हम बना देंगे कि भई ये ना, इसका हेड ऑफ़ इनकम जो है वो बिज़नेस है। ये बिज़नेसमैन है, और जो उसके पास ऊपर का 5 करोड़ सैटिस्फाई नहीं हो रहा, उस 15 करोड़ को हम उसकी हेड ऑफ़ इनकम बिज़नेस इनकम डिक्लेयर कर देंगे, और उस 15 करोड़ पे जितना नॉर्मल टैक्स रेज़ीम में टैक्स डिक्लेयर होता है ना, वो पे कर देंगे। अब उसका ये फ़ायदा होगा कि ये जो है ना, बंदा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर एसेट में जाके जो 2 प्लॉट इसने खरीदे हैं ना, वो अपनी उसको वहाँ पर वो सैटिस्फाई कर सकता होगा। अब इसको मैं आपके साथ पहले एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ, फिर मैं इसको बेयर एक्ट से रीड करती हूँ, तो आपको ये समझ आ जाएगा। बेयर एक्ट से मैंने वैसे रीड नहीं करना था, लेकिन इसकी जो टर्म्स है ना, वो बड़ी कन्फ्यूज़ करती हैं। मतलब बेयर एक्ट से जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए पहले बेयर एक्ट से पढ़ने से पहले मैंने आपके साथ एग्ज़ाम्पल के लिहाज़ से समझा रही, सिनेरियो के लिहाज़ से, फिर उसके बाद बेयर एक्ट की तरफ जाते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि वही मिस्टर यूसुफ हैं, उनको जो है वो 10 करोड़ का जो है वो काउंटिंग प्रॉफ़िट आया है, अपने यही किसी वो डेवलपर हैं अपने उस प्रोजेक्ट से। अब उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने उसी 10 करोड़ को किसी एक प्रोजेक्ट में आगे इन्वेस्ट कर दिया, कोई ज़मीन वग़ैरह ले ली कि मैं अब नया एक प्रोजेक्ट करूँगा। और साथ ही उन्होंने 5 करोड़ की एक और जगह पे एक और एसेट ले लिया। अब जब उस टाइम वो अपनी रिटर्न जमा करवा रहे हैं, तो उनके पास 10 करोड़ एफपीआर मालूमात में, एफपीआर के रिकॉर्ड में तो हैं, कि ऐसा डेवलपर कैपेसिटी। लेकिन जो है वो उनके पास, और वो उनका 10 करोड़ वाली जगह पे एक तो आप सैटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन 5 करोड़ नहीं है उनके पास। जैसे कि उर्दू का प्रोवर्ब है ना, जितनी चादर उतने ही पाँव फैलाएँ आप। आपके एक तरह से देखा जाए तो रिटर्न आपका ना बैंक बैलेंस होती है, आपका वॉलेट होती है। आपके वॉलेट में जो है वो है ही 5000, शॉपिंग आप कर लो 10,000 की, तो कोई सेंस बनती है इस चीज़ की। तो सेम यहाँ पर ये इनके पास भी यही सिचुएशन है कि उनके पास तो सिर्फ़ 10 करोड़ था, तो 15 करोड़ को अब आप किस तरह सैटिस्फाई करोगे? अब तो 111 की पेनल्टी उस बंदे पे लग जाएगी, क्योंकि एफपीआर मालूमात में ये रिकॉर्ड से शो हो रहा है, एसेट उसने लिया हुआ है, ये नहीं है कि उसने नहीं लिया हुआ। उन्होंने कहना है कि हमारे रिकॉर्ड में आपके पास ये एक्स्ट्रा 5 करोड़ हमारे हिसाब में नहीं है, तो एफपीआर फौरी तौर पर 111 की पेनल्टी उस पे लगाने पहुँच जाएगी, और वो बंदा फँस सकता है। तो उस बंदे को बचाने के लिए, अपने क्लाइंट को रिलीफ़ दिलाने के लिए अब आप क्या करोगे? तो रिलीफ़ दिलाने के लिए ये सॉल्यूशन है कि हम उसको अब उसकी इनकम को एफटीआर फाइनल टैक्स रेज़ीम में सेक्शन 7F के तहत डिक्लेयर नहीं करेंगे, बल्कि सेक्शन 9 के अंदर हेड ऑफ़ इनकम जो बिज़नेस है उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे, और वहाँ पर हम लोग इसका ये 15 करोड़ जो है वो इनकम बिज़नेस में हम डिक्लेयर करेंगे, और फिर जो है उस पर जो टैक्स बन रहा होगा वो पे करेंगे, और वो पे करने के बाद जो है इसकी वेल्थ स्टेटमेंट में जाके जो इसके एसेट है ना, यही ये 5 करोड़ वाला और 10 करोड़ वाला, उन दोनों को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, और उसकी हर रिकॉन्साइल्ड अमाउंट सिफ़र हो जाएगी, तो इन शॉर्ट इसकी रिटर्न जमा होने के लायक हो जाएगी। ख़ैर अलबत्ता अब आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसको यहाँ से रीड करती हूँ। ओके। सबसेक्शन 3 कहता है कि वेयर अ टैक्स पेयर वाइल एक्सप्लेनिंग द नेचर एंड सोर्स ऑफ द अमाउंट क्रेडिट वेयर द टैक्स पेयर वाइल एक्सप्लेनिंग द नेचर एंड सोर्स ऑफ द अमाउंट credited or the investment made money or valuable article on or the fund from which the expenditure was made take into account any source of income which is subject to tax under this section. The taxpayer shall not be allowed to take credit of any sum as in excess of taxable profit. यहाँ पर ये बताया गया है कि जब एक टैक्स पेयर ये एक्सप्लेन कर रहा हो कि भाई मैंने कहाँ से इन्वेस्टमेंट की है, ये
ये जो वैल्यूएबल आर्टिकल मेरे पास ऑन डाउन किए हैं वो मेरे पास कहाँ से आए हैं, और ये जो खर्चे वगैरह मैंने किए हैं, तो वो खर्चे वगैरह करना, वो इन्वेस्टमेंट करना और वो सब चीज़ें करना वो सिर्फ उसी इनकम में से कर सकता है जो कि एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन टैक्सेबल है। यानी कि जो सेक्शन 7F के तहत कौन सी अमाउंट टैक्सेबल है, उसकी टैक्स इसका जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट था या अकाउंट प्रॉफिट था, क्या टर्मिनल लिखी हुई थी, टैक्सेबल प्रॉफिट। मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट तो उसका 10 करोड़ था, मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया। तो अब वो खर्चे सिर्फ 10 करोड़ तक ही कर सकता है। आप फ़र्ज़ कर लो उसके वॉलेट में हैं ही इतने पैसे, उससे ज़्यादा उसके पास बैलेंस ही नहीं है। तो अब क्या होता है कि अब वो कहते हैं कि वो सिर्फ उतना ही कर सकता है। टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू टेक क्रेडिट ऑफ एनी सम एज़ एन एग्जाम्पल। अब वो कह रहे हैं कि वो ना इस टैक्सेबल प्रॉफिट से ज़्यादा किसी अमाउंट का जो है वो क्रेडिट, मतलब उससे ज़्यादा वो खर्च। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने इसलिए कहा था कन्फ्यूज़ करेगा, क्योंकि क्रेडिट की जब भी हम वर्ड आता है ना वर्ड टैक्स क्रेडिट, तो वो हमारे माइंड में वही आ जाता है कि ये जो टैक्स क्रेडिट एफपीआर सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस किए में उनकी बात हो रही है, जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए डिडक्शंस के तौर पर आप क्लेम करते हो। यहाँ पर वो टैक्स क्रेडिट ये वो नहीं है, यहाँ पर इससे मुराद है सोर्स ऑफ इनकम। सो वो कह रहे हैं कि आपने जो अमाउंट आपकी एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन जो है वो टैक्सेबल है, सिर्फ आप उसी के रेंज के अंदर रहते हुए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसी के रेंज के अंदर रहते हुए खर्चे कर सकते हो, उसी के रेंज में रहते हुए कोई और चीज़ खरीद सकते हो। उससे आउटसाइड ऑफ द लिमिट आप कोई और जो है वो खर्चा, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते, उस पर बार है। लेकिन एक सिचुएशन है कि जहाँ पर आप कर सकते हो, तो वो इसकी प्रोविज़ो में बता दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 9 इज़ मोर देन द टैक्सेबल प्रॉफिट अंडर दिस सेक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि 15 करोड़ की उसकी खर्चा था, पैसे उसके पास सिर्फ 10 करोड़ थे। अब ये शो कर रहा है कि उस बंदे की टैक्सेबल प्रॉफिट से ज़्यादा क्या है, उसकी टैक्सेबल इनकम। क्योंकि जब आपके पास 5 करोड़ ज़्यादा है और, तो इसका मतलब ये कि आपकी इनकम तो ज़्यादा है, 10 तो नहीं है। इसका मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम किससे ज़्यादा है, आपके टैक्सेबल प्रॉफिट से। तो वो कह रहे हैं कि जब आपकी टैक्सेबल इनकम आपके टैक्सेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हो, देन टैक्स पेयर शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ सच टैक्सेबल इनकम। तो अब इस सिचुएशन में वो अपने सोर्स ऑफ इनकम का को लेने का जो है वो अपनी एंटाइटल होता है। लेकिन कब, जब वो पेमेंट कर देता है इसके ऊपर टैक्स की उस रेट के हिसाब से, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 1 और 2 के अंदर बताया। मतलब ये कि अब वो अगर उसकी टैक्सेबल इनकम उसके टैक्सेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है, तब आपने ये करना है कि आप जो इसका जो एक्स्ट्रा इसके पास पैसे इसके है ना, वो आप तभी क्लेम कर सकते हो, उसको तभी आप वाइड कर सकते हो बेसिकली, जब आप उस इनकम को एनटीआर में शो करें, एफटीआर में शो ना करें, और उसके ऊपर जो है जो नॉर्मल टैक्स रेजीम में जो टैक्स बनता है वो पे कर दें। इसको अगर मैं एक स्मॉल वे में अगर आपको छोटे लेवल पर समझाऊँ ना, मिनिमम फिगर करके, ज़्यादा हाई लेवल का फिगर नहीं करती। तो इसमें आप ये फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास जो है वो 10 लाख का जो है ना अकाउंटिंग प्रॉफ़िट था। आपके खर्चे हो गए 15 लाख के। अब आपको जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है आप जो है वो ये नहीं कर सकते, आप पे बार है सब सेक्शन 3 के तहत कि वो कहेंगे कि 10 लाख रुपए तक के आपके पास पैसे थे, आप 5 लाख की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ से कर दी? उसके लिए एफपीआर अब आपको 111 के तहत पकड़ लेगी। आप पर बार भी है सेक्शन के तहत, तो अब इस सिचुएशन में आपने वो 5 लाख जो है वो अपने शो करने हैं, आपने वाइट करने हैं। तो आपने इस तरह करना है कि वो अपनी इनकम को एफटीआर में यानी फाइनल टैक्स रेजीम में नहीं शो करोगे, एनटीआर में नॉर्मल टैक्स रेजीम में शो करोगे। यानी से अब आप हेड ऑफ इनकम बिज़नेस के अंदर डिक्लेयर कर दोगे, 15 लाख शो करोगे, उस 15 लाख पर जितना टैक्स बनता है उसको पे करोगे। जब आप वो टैक्स पे कर दोगे ना बेसिकली, उस टैक्स को पे करने के बाद अब आप अपने जो आपकी अमाउंट है सारी, ये 15 लाख आपकी वाइट हो जाएगी। अब आप इसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल करें। जैसे कि 15 लाख पे कितना टैक्स है? 15 लाख पे 12 से 16 लाख के दरमियान में क्या था कि 90,000 जमा 20%, मेरे ख्याल से अभी मैंने 15 लाख पे टैक्स निकाला था, जिसमें 20% ऑफ द 3 लाख निकाला था हम लोगों ने, जो कि 60,000 बना था। 60 और 90 जो है वो 1.5 लाख है। यानी कि जब आप उस 15 लाख के ऊपर 1.5 लाख पे कर दोगे, तो फिर अब आपका 15 लाख वाइट हो जाएगा। और आप फ़र्ज़ कर लें कि उसने एक 10 लाख का एसेट खरीदा होता है, एक 5 लाख का खरीदा था, अब वो डिक्लेयर कर सकता है। पहले ज वो नहीं वो डिक्लेयर कर सकता था, क्योंकि उस टाइम वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम था। सो आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेक्शन 8 की तरफ।
सेक्शन 8 की तरफ चलते हैं। हाँ, सेक्शन 8 टाइटल जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5(5)(a) मतलब ये जो टैक्सेस अभी तक हमने सारे पढ़े ना, 5(5)(a), 5(a), 6(6)(a), 7(7)(a), 7(b), 7(e), इन तमाम सेक्शन के अंदर जो इनकम डिक्लेयर हुई है और उन पर जो टैक्सेस इम्पोज हो रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उनसे मुतल्लिक ये जो है ना सेक्शन 8 की एक जनरल प्रोविजन। इसमें बेसिकली जो मेन पॉइंट बताया गया ना, 2 चीज़ें डिस्कस की गई। एक तो ये बताया गया कि इन जो रेलेवेंट सेक्शन में जो अमाउंट डिस्कस की हुई है उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, उस टैक्स की नेचर जो है फाइनल टैक्स है, और जो कि वो फाइनल टैक्स है तो उसके हवाले से कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि अब आप अलाउंसेस नहीं आप क्लेम कर सकते, उसको कमाने के लिए जो आपके पैसे लगे हैं वो नहीं आप डिडक्शन कर सकते, टैक्स क्रेडिट नहीं आपको मिलेगा, ये बला बला ये फला फला चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। इसको हम पेयर से रीड कर लेते हैं। तो क्या डिस्कस है, इसमें कह रहे सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5, 5 5AA, 6 7 7 8B एंड शैल बी फाइनल टैक्स ऑन द अमाउंट रिस्पेक्ट। तो जैसे मैंने बताया वगैरह कि इन सेक्शन के अंदर जो आपको इनकम ड्राइव हो रही है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसकी नेचर क्या है, फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स से मुराद ये है कि अब इन इनकम के ऊपर एक दफ़ा आपने टैक्स पे कर दिया, वो अब इस इनकम के ऊपर आपको दोबारा जो है वो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। वो जो है वो आपकी लायबिलिटी जो टैक्स की थी वो ख़त्म हो गई। लाइक जिस तरह की ये डिस्कस किया गया था कि आपको जो है प्रॉफिट ऑन डेब्ट पे जो टैक्स आपने पे किया या डिविडेंड पे जो आपने टैक्स पे किया, एक दफ़ा पे कर दिया, नाउ इट्स फाइनल। अब आपको उस अमाउंट पे दोबारा जो है यानी डिविडेंड पे प्रॉफिट ऑन डेब्ट पे दोबारा टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है वो कह रहे हैं कि जब वो फाइनल टैक्स है ना तो उसके हवाले से कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है, लाइक वो कहते हैं कि सच अमाउंट शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल। अब इसमें इन ऑफ द पर्सन हु ड्राइव इट फॉर, वो कह रहे हैं कि अब जो कि ये फाइनल ये अमाउंट जो है जिसके ऊपर फाइनल टैक्स लग रहा है, मतलब इन सेक्शन के अंदर जो अमाउंट ड्राइव और इस पर फाइनल टैक्स लग रहा है, तो कह रहे हैं कि अब आपने जब इस बंदे की एनटीआर में मतलब अब दोबारा किसी जगह पे जो है वो टैक्सेबल इनकम जो है वो आपने इसकी कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैलकुलेट करते हुए ये जो इन अमाउंट पर इन सेक्शन के तहत वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, तो अब उस अमाउंट को आपने उसकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हुए क्लब नहीं करना, क्योंकि आप उसके ऊपर एक दफ़ा टैक्स दे चुके हो, डबल टैक्सेशन पे बार है। नेक्स्ट आ जाता है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर एनी एक्सपेंडिचर। इसी तरह हम कह रहे हैं कि इन अमाउंट को यानी रेलेवेंट सेक्शन के तहत जो आपने इनकम हासिल की, जिस पर आपने फाइनल टैक्स हासिल दिया, उन अमाउंट को हासिल करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा वगैरह किया है तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं, वो नहीं आप क्लेम कर सकते। इसी तरह ये अमाउंट जो है उसके अंदर से आपको कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस भी अलाउ नहीं है, किसी जगह पर आपका कोई लॉस हो गया है तो वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है क्लाउज डी, द टैक्स पेबल बाय पर्सन अंडर सेक्शन 5 शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई अलाउड है ना टैक्स क्रेडिट एट द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, तो इन सेक्शन के तहत जो पेएबल टैक्स है उसमें से आप उस टैक्स क्रेडिट को भी माइनस नहीं कर सकते। अब टैक्स क्रेडिट का काम यही होता है कि आपके ऊपर जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसको रिड्यूस करने के लिए कोई प्रिविलेज आपको दे दी जाती है टैक्स क्रेडिट की सूरत में। जैसे आपने कोई चैरिटी में कोई पैसे वगैरह दिए हुए थे, वो कह रहे हैं कि इनको इन सेक्शन के तहत जो आप पर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है ना उसमें से उसको रिड्यूस करने के लिए आपको टैक्स क्रेडिट भी अलाउ नहीं है, आप माइनस नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो लायबिलिटी है पर्सन की अंडर सेक्शन 5, 6, 6 और 7 शैल बी डिस्चार्ज टू द एक्सटेंड दैट, मतलब यहाँ पर जो इन सेक्शन के तहत जो इस बंदे की लायबिलिटी क्या बन रही है, टैक्स पे करने की बन रही है, वो किसी हद तक जो है वो ख़त्म की जा सकती है। किस हद तक ख़त्म की जा सकती है? वो कह रहे हैं कि शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट इनकम के मैटर के अंदर ना अगर आपने सेक्शन 143 और 44 के अंदर कोई टैक्स वगैरह पे कर दिया है, तो अब जो आपका मतलब ये बेसिकली शायद सेक्शन 6 या 6A में था कि शिपमेंट और एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने जो पैसे लोगों को जहाज़ या बहरी जहाज़ के थ्रू कोई बाहर भेज के या पाकिस्तान में लाके कोई इनकम कमाई थी, तो उस इनकम के ऊपर जो है उन पर टैक्स लग रहा था। शिपमेंट कंपनीज़ पे उनकी ग्रॉस रिसिप्ट का 8% था और एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी पे 3% था। तो कह रहे कि जो उन पर टैक्स लायबिलिटी बन रही थी ना, अगर उसके अलावा जो है वो सेक्शन 143-44 के अंदर भी कोई टैक्स वगैरह उन्होंने पे किया हुआ था, तो वो पेड टैक्स जो है वो उस लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़र्ज़ कर लें कि 10,000 पे जो है उनका उसमें बन रहा है, मुझे सेक्शन का नंबर याद नहीं रहा, गालिबन सेक्शन 6 से था।
सेक्शन का नंबर मुझे याद नहीं आ रहा और इधर से मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो उसे ख़ैर आप फ़र्ज़ कर लो, फिर 6 होगा, क्योंकि 6 ए वाला तो ये जो ई-कॉमर्स है उससे डील करता है ना, तो 6 होगा। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि सेक्शन 6 के अंदर जो है वो ये एयर ट्रांसपोर्ट और शिपमेंट कंपनीज़ के ऊपर लगा हुआ था ना टैक्स, तो उधर जो है वो उन पर जो टैक्स लग रहा था सेक्शन 6 के तहत, वो आप फ़र्ज़ कर लें कि 10,000 है और 143-44 के अंदर भी उन्होंने 5,000 पे कर दिया। तो 5,000 10,000 में माइनस करके 5,000 जो है वो इनकी लायबिलिटी रह जाएगी, उन्हें सिर्फ़ इतना पे करना होगा। और दूसरे केसेज़ के अंदर अगर उन्होंने कोई चैप्टर 10 के पार्ट 5 के डिवीज़न 3 के अंदर कोई टैक्स वगैरह पे कर दिया है, तो वो पेड टैक्स आप उस मतलब अनदर केसेज़ यानी कि दूसरे किसी सेक्शन के अंदर जो है वो ये आपने मतलब उनकी सोर्स पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है ना, तो उसको आप उस पेड टैक्स को माइनस करने के लिए इस्तेमाल करोगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो यहाँ पर जो है वो प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट पे आपका 7 बी में अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके ऊपर 10,000 ही है और इन सोर्स जो है मतलब 151 के अंदर अगर आपने कोई टैक्स जो है वो पे कर दिया, 5,000 पे कर दिया, तो वो 5,000 को 10,000 में से निकाल के 5,000 आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी रह जाएगी। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो एक जगह पे आपको बार लगा दी गई है कि जो फाइनल टैक्स है उस पे किसी किस्म का सेट ऑफ नहीं, किसी किस्म का उसकी फाइनल टैक्स आपने पे करना है और उसको उसकी लायबिलिटी को खत रिड्यूस करने के लिए आपको किसी किस्म का टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं है, किसी किस्म का कोई लॉस अलाउ नहीं है, जो उसको कमाने में पैसा आपका लग गया है, वो खर्चा आपको अलाउ नहीं डिडक्ट करना। लेकिन फिर जो इस क्लाउज़ी के अंदर रिलैक्समेंट दे दी गई है कि इस सेक्शन 6 वाले मैटर के अंदर 143-44 में कोई टैक्स पे कर दिया है, तो उस पे टैक्स को आप अपनी एक्चुअल लायबिलिटी में से माइनस करके जो बच जाएगा वो पे करना है। और दूसरे केसेस में चैप्टर 10 पार्ट 4 के डिवीजन 3 के अंदर किसी सोर्स पे कोई टैक्स डिडक्ट हो गया है, तो उस पे टैक्स को आपने एक्चुअल लायबिलिटी से माइनस करके जो बच जाएगा वो पे करना है। सो अब इसको अगर एक एग्जांपल से समझें तो एग्जांपल इसकी ये है कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें एक पर्सन एक कंपनी से डिविडेंड से जो है ना उसको मिले हैं 20,000 रुपए और इस 20,000 को लेने में 5,000 रुपए उसने ब्रोकर को दिए। तो वो डिडक्शन जो है अब उस 20,000 पे जो है पर रेट जो है फ़र्ज़ कर लें 15% है, तो उसे 15% जो है वो टैक्स देना ही पड़ेगा। और जो उसको उस पे पैसे देने के लिए उसका खर्चा लगा है ना, ये 20,000 लेने के लिए ब्रोकर को उसने 5,000 दिए हैं। तो यहाँ पर बार है कि इन सेक्शन के तहत जो इनकम का हासिल करने के लिए आपका खर्चा लगा है, उसको आप रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब वो अब उसने 20,000 के ऊपर ही 15% के हिसाब से टैक्स देना है। 15,000 पे यानी कि 20 में से 5 माइनस करके कि उसका खर्चा लगा है, उस पे उसने 15,000 पे 15% नहीं देना। तो आई होप ये समझ आ गया होगा सबको। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर का सिर्फ मेरा एक ही सेक्शन रह गया है, उसको कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे।